नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों को जानना है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, जो कि अगला हिस्सा है पिछले दो लेक्चर्स का, जिसका कि लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की। तो यहाँ पर हम लोगों के सिलेबस में प्रोटीन का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से देखा गया है। पहला तरीका जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और दूसरा तरीका होता है दैट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर हम लोग पहले तरीके की बात करें बच्चों, तो प्रोटीन को उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर हम लोग दो तरीकों से जानते हैं। पहला जो होता है दैट वन इज फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरा जो होता है दैट वन इज ग्लोबुलर प्रोटीन। इन चीजों को अलग अलग हम लोग लेक्चर के आगे के हिस्से में देखते चलेंगे। दूसरा हिस्सा जो होता है दैट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यानी कि प्रोटीन को जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो कोई भी प्रोडक्ट मिलता है उस आधार पर हम लोग प्रोटीन को तीन तरीकों से बांटते हैं। वो क्या क्या? सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। और बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों को कुल मिलाकर ये दो और ये तीन, यानी कि छह तरह के प्रोटीन के बारे में जानना है, जिसको कि हम लोग एक एक करके देखते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप लोग हेडिंग देकर लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इस हेडिंग के नीचे आप लोग लिखना पॉइंट पॉइंट करके, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इट मे बी क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग टू टाइप्स। नीचे पॉइंट पॉइंट करके लिखना, डॉट देकर फाइब्रस प्रोटीन, और उसी के नीचे दूसरा डॉट देकर आप लोग लिख लो ग्लोबुलर प्रोटीन। अब बच्चों, हम लोग एक एक करके जानते हैं कि फाइब्रस प्रोटीन होता क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता क्या है। हम लोग बच्चों ये तो जान ही चुके हैं कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ये किस आधार पर है बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन को स्ट्रक्चर के आधार पर चूंकि हम लोग दो तरीके से बांटे हैं, और आप लोगों को नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, फाइब्रस मतलब फाइबर से संबंधित, ग्लोबुलर मतलब ग्लोब से संबंधित। ओके, अगर फाइब्रस प्रोटीन को आप लोग समझना चाहो तो ये अल्फा एमिनो एसिड का लीनियर चेन कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये कैसा पॉलीमर है बच्चों? हम लोग लिखते चले जाते हैं, दिस इज लीनियर चेन कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है, दिस इज क्रॉस लिंक्ड। कैसा है पॉलीमर? क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ मेनली एसिडिक और बेसिक अल्फा एमिनो एसिड्स। ओके स्टूडेंट, और ये किसी भी ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। बच्चों, हम लोग ये पिछले लेक्चर में जान चुके हैं कि कोई भी प्रोटीन जो होता है वो 20 तरह के एमिनो एसिड में से किसी से जुड़ने से बना होता है। सम डेफिनेट सीक्वेंस होता है, जो कि आगे हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहां पर हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी आप लोग जानो कि फाइब्रस प्रोटीन जो भी कुछ होता होगा, जो भी स्ट्रक्चर होता होगा, वो हर एक तरह के अल्फा एमिनो एसिड के क्लीक कंडेंसेशन के लीनियर चेन पॉलीमर के द्वारा बना होता है। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है उसमें एसिडिक या बेसिक अल्फा एमिनो एसिड मुख्य रूप से रहता है। यहां पर थोड़ा सा रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। एसिडिक अल्फा एमिनो एसिड किसे बोलते हैं? वैसा अल्फा एमिनो एसिड जिसमें कि एसिडिक ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की संख्या एमिनो ग्रुप से ज्यादा हो। और बेसिक अल्फा एमिनो एसिड किसे बोलते हैं बच्चों? वैसा अल्फा एमिनो एसिड जिसमें एमिनो ग्रुप की संख्या जो होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ज्यादा हो। इतना तो हम लोग क्लियर समझ रहे हैं। अब हम लोग मेन क्लासिफिकेशन की बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन, जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है कि ये थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल होता है। यानी कि फाइब्रस प्रोटीन में कैसा स्ट्रक्चर होता है? थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। इस तरह से आप लोग गौर करोगे, धागा धागा मॉलिक्यूल रहता है, और हर एक लीनियर चेन मॉलिक्यूल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन एक दूसरे के किनारे किनारे इस तरह से चिपका हुआ रहता है और एक बंडल बनाता है फाइबर का। और
स्ट्रक्चर को हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, फाइब्रस प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देखते होंगे कि हर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बीच सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा, ये पूरा चेन है, उसी के नीचे दूसरा चेन, तो आप गौर करो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत ज्यादा, जिस वजह से आपस में कांटेक्ट एरिया ज्यादा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा या कम होगा, बहुत ज्यादा होगा। और ये बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ये मेनली हाइड्रोजन बॉन्ड ही रहता है यहां से वहां तक, और ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से ये जो फाइब्रस प्रोटीन होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है या फिर इनसॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखोगे कि फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वाटर में नहीं घुलता है, बिल्कुल नहीं घुलता है। लेकिन हाँ, अगर हम लोग फाइब्रस प्रोटीन को स्ट्रांगली एसिडिक या स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में घुलाएंगे तो जाकर फाइब्रस प्रोटीन घुल सकता है। ओके, अगर हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, एक तो क्लियर है कि ये क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इस तरह से स्टैक होता है, पूरे एक दूसरे पर इस तरह से लपेटा हुआ जैसे तैसे तैसे, और एक दूसरे पर स्टैक होके ग्लोब टाइप का, मतलब ग्लोब जैसा गोल सा सरफेस एरिया बनाता है। अब बताओ कि जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया प्रोटीन का, ये दूसरा ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर है दूसरे प्रोटीन का, तो बताओ तो जब दो ग्लोब जैसा स्ट्रक्चर एक दूसरे के टच में आएगा तो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत कम। आप लोग सोच भी सकते हो, दो बॉल को अगर आप सटाओगे तो वो चूंकि सर्कुलर या स्फेरिकल शेप है तो कांटेक्ट एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है बहुत ज्यादा या बहुत कम, बहुत कम। लेकिन अगर फ्लैट सरफेस के एक दूसरे पर चिपकाओगे तो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज्यादा होगा, यानी कि इसमें सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, इसमें सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट कम, जिस वजह से ग्लोबुलर प्रोटीन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है या कम होता है। तो आप लोग जवाब दोगे कि यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है। और साथ ही साथ ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है दैट वन इज सॉल्युबल इन वाटर। ओके स्टूडेंट, बच्चों अब अगर हम लोग फंक्शंस की बात करें फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो आप लोग जानो फाइब्रस प्रोटीन जो होता है चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह काम करता है। ये जो फाइब्रस प्रोटीन है ये चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल है। स्ट्रक्चरल मटेरियल करने का क्या मतलब होता है कि जैसे हमारे शरीर को ही एग्जांपल के रूप में ले लिया जाए तो बहुत सारा फाइब्रस प्रोटीन है, जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं केराटिन की, तो केराटिन जो होता है उसी से हम लोग का हेयर, स्किन, हॉर्न, अगर जानवरों में सींग जो होता है वो, फीदर्स, ऊल वगैरह ऐसे चीजों का बनना जो होता है वो किससे होता है, फाइब्रस प्रोटीन से। फाइब्रस प्रोटीन में कौन सा वाला, तो केराटिन से। जैसे हम लोग का मसल्स है तो मसल्स भी किन चीजों से बना होता है, मायोसिन से मिलकर बना होता है, ये भी फाइब्रस प्रोटीन है। कोलाजन की अगर हम लोग बात करें वो टेंडन्स में होता है, तो वो भी क्या चीज है बच्चों, वो भी फाइब्रस प्रोटीन है। सिल्क में मौजूद होता है फिब्रोइन, तो वो सिल्क के अंदर जो फिब्रोइन है वो भी फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल है। कहने का तात्पर्य ये है कि जितना भी फाइब्रस प्रोटीन होता है वो सब का सब स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में हमारे शरीर में मौजूद होता है। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन की अगर हम लोग बात करें तो इसका डाइवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशन है। डाइवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशन कहने का क्या मतलब, जिस तरह से फाइब्रस प्रोटीन का सिर्फ एक एप्लीकेशन है और वो क्या, स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में मौजूद होता है हम लोगों के शरीर में, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन कई तरह से इस्तेमाल होता है अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिस्सों में या टिश्यूज में। जैसे कि हम लोग बात करें कि कुछ कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन है जैसे थायरोग्लोबिन, इंसुलिन वगैरह, तो ये सारा प्रोटीन जो है ये एंजाइम के रूप में शरीर के अंदर मौजूद होता है। कुछ कुछ फाइब्रस प्रोटीन है जो कि अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस को गवर्न करता है। जैसे कि इंसुलिन की ही हम लोग बात करें तो इंसुलिन जो है वो ब्लड में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करता है। कई सारा फाइब्रस प्रोटीन जो होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होता है ये शरीर में एंटीबॉडीज के तरह भी काम करता है। एंटीबॉडीज का क्या काम करता है, ये इन्वेडिंग मीडियम की तरह काम करता है जो कि हम लोगों के शरीर को डिजीज से बचाता है, अलग अलग तरह के वायरस जनरेटेड डिजीज वगैरह से। एक के अंदर जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन जो है वो भी क्या चीज रहता है, ग्लोबुलर प्रोटीन। कहने का मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन का कोई एक एप्लीकेशन नहीं होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन कई तरह के एप्लीकेशन के रूप में हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है।
अब बच्चों उन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पर लिख भी लेते हैं, जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन में पहला बात तो हम लोगों ने लिखा कि लीनियर चेन कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड होता है। ये क्रॉस लिंक कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ मेनली एसिडिक या बेसिक अल्फा अमीनो एसिड होता है। दूसरी बात की अगर हम लोग बात करें तो वो है इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुलता है कि नहीं घुलता है बच्चों? तो ये पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलता है, लेकिन बट सॉल्युबल इन strongly acidic और बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये स्ट्रांगली एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में घुल जाता है। और अगर हम लोग यहां पर बात करें ग्लोबुलर प्रोटीन की, तो इसमें क्या होगा? इट इज सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में तो घुलता ही है, एज वेल एज ये साथ ही साथ एसिडिक, बेसिक एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट के भी सॉल्यूशन में जाकर ग्लोबुलर प्रोटीन घुल जाता है। पानी में तो घुलनशील है ही, एसिडिक सॉल्यूशन में भी स्ट्रांगली रहे या नहीं रहे, बेसिक स्ट्रांगली रहे या नहीं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट में भी ये अच्छे से घुल जाता है। ओके स्टूडेंट, अब इसमें क्या होता है? फाइब्रस प्रोटीन हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूल क्या होता है? हैव थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल दैट स्टैक upon each other side by side to give bundle of fibers। ओके, तो यहां पर ये साइड बाय साइड इस तरह से अटैच होता है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से बना देता है। इस तरह का मॉलिक्यूल जो है ये साइड बाय साइड कुछ इस तरह से अटैच है कि ये थ्रेड लाइक बंडल जैसा आप लोगों को नजर आएगा। यहां पर क्या होगा? सच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर फोल्डेड into compact units to give spheroidal shape। ये कैसा शेप दे देता है बच्चों? स्फेरॉइडल शेप, गोल गोल सा शेप दे देता है। यहां पर जैसे इसको हम लोग बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से एक दूसरे पर लपेटा होता है, किस तरह का शेप होता है? स्फेरॉइडल शेप होता है। यहां पर बताओ, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज लार्ज, सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लार्ज। ओके, कि सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, सो दैट, जिस वजह से क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा होने के वजह से लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड as well as disulfide linkages are also present between them। ओके, और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ड्यू टू स्फेरॉइडल शेप की वजह से, ड्यू टू स्फेरॉइडल शेप, the surface area of contact is small, so that, जिस वजह से स्फेरॉइडल शेप होने की वजह से सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल, सो दैट वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट between molecules of ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के मॉलिक्यूल के बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन जो होता है प्रेजेंट एज चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल।
इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल के रूप में मौजूद होता है। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो फाइब्रस प्रोटीन का होता है वो तो सिंपल है, केराटिन, जो कि मौजूद होगा कहां पर, प्रेजेंट इन हेयर, नेल, स्किन, हॉर्न, फीदर्स, ऊल एटसेट्रा। तो यहां पर देखकर भी आप लोग सोच सकते हो कि ये जितना भी फाइब्रस प्रोटीन होता है ये सब का सब वाटर इनसॉल्युबल होता है। अगर आप लोग सोचो ये हेयर, नेल, स्किन वगैरह वाटर सॉल्युबल होता तो जब हम लोग नहाएंगे तो सारा बाल ही घुल जाता पानी में, तब तो बड़ी परेशानी हो जाती कि नहीं, ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब है कि फाइब्रस प्रोटीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्ट्रांगली एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में ये घुलेगा कि नहीं, तो वहां पर घुल जाएगा। और भी एग्जाम्पल की बात हम लोग करते हैं तो दूसरा एग्जांपल जैसे मायोसिन ले लेते हैं। ये कहां रहता है बच्चों, ये प्रेजेंट इन मसल्स। ओके, अब तीसरे एग्जांपल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो हो जाता है इसका कोलाजन, और ये कहां रहता है बच्चों, ये मौजूद रहता है टेंडन्स में। और भी एग्जांपल है जैसे फिब्रोइन, तो फिब्रोइन कहाँ मौजूद होता है बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, तो ये प्रेजेंट इन सिल्क। और भी ऐसा कई सारा एग्जाम्पल होता है जो कि चैप्टर में हम लोग आगे देखते चलेंगे। अगर हम लोग ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें, ग्लोबुलर प्रोटीन का फंक्शन कोई फिक्स नहीं होता है, जैसे कि फाइब्रस प्रोटीन एक स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह काम कर रहा है। ग्लोबुलर प्रोटीन के फंक्शन की बात करें, इट हैव डाइवर्सिटी ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि हम लोग देख लें एग्जाम्पल एक एक करके, ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक, जैसे कि सम ऑफ देम एक्ट एज एंजाइम। और एंजाइम क्या होता है बताओ, टू कैटालाइज बायोलॉजिकल रिएक्शंस, कि ये बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इंसुलिन, पेप्सिन, थायरोग्लोबिन। आप लोगों को पता होना चाहिए ये सारा का सारा एंजाइम है। ये क्या, बहुत सारा एंजाइम, मोस्टली जो एंजाइम होते हैं वो सब का सब क्या होता है, प्रोटीन। और कैसा वाला प्रोटीन, तो आपसे पूछा जाए तो आप लोग जवाब दोगे ग्लोबुलर प्रोटीन। सम ऑफ देम रेगुलेट मेटाबॉलिक प्रोसेस, कि बहुत सारा ये जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। जैसे इसके एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो इंसुलिन सेक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियास गवर्न या मेंटेन ब्लड शुगर लेवल। ओके, तो ये जो होता है ये कई तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी रेगुलेट करता है। सम ऑफ देम एक्ट एज एंटीबॉडीज, हम लोगों के शरीर में ये एंटीबॉडीज के रूप में रहता है, विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम इफेक्ट ऑफ invading species like virus etc. to protect us from disease। ऐसा और भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कि एल्बुमिन्स प्रेजेंट इन एग और वगैरह वगैरह। तो जो भी चीज आप लोग यहाँ पर लिखोगे फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन में, अगर हैंडराइटिंग में कोई परेशानी हो आप लोगों को तो वहां पर तो मैं बोलता चला जा रहा हूं, तो आप लोग उन बातों को सुन सुनकर भी लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, बच्चों फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन के डिफरेंसेस को लिखने के बाद अब आप लोग हेडिंग देकर लिखो या पॉइंट कर करके लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, on the basis of product of hydrolysis, comma, proteins may be classified as the following three types,
एज ए फॉलोइंग 3 टाइप्स। उसमें लिखना आप लोग सिंपल प्रोटीन, कंजुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। और एक एक करके पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये तीनों तरह का प्रोटीन होता क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे और उन चीजों को लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो है दैट वन इज सिंपल प्रोटीन। हम लोग बच्चों जानते हैं कि बहुत तरह के अल्फा अमीनो एसिड, और कितने 20, ये 20 तरह के अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में सम डिफरेंट सीक्वेंस में कंडेंस होते होंगे, तो जाकर क्या चीज का बनना होता होगा, किसी भी प्रोटीन का बनना होता होगा। तो अगर कोई प्रोटीन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड है, ये अंडा नहीं बनाकर रखा है मैंने, ये सब का सब जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये सब का सब रिप्रेजेंट कर रहा है किसी अल्फा अमीनो एसिड को, मान लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 बहुत सारा अल्फा अमीनो एसिड आपस में कंडेंस होकर कोई प्रोटीन दिया, तो वाजिब है उस प्रोटीन में सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड है। तो जब हम लोग इस प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या मिलेगा बच्चों, सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड। तो वैसे प्रोटीन को हम लोग बोल देंगे सिंपल प्रोटीन। कहने का मतलब कि वो प्रोटीन जो कि सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना हो, या फिर दूसरी भाषा में बोलें कि वैसा प्रोटीन जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड प्रोडक्ट में दे, तो उसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, सिंपल प्रोटीन। ओके, तो यहां पर जो सिंपल प्रोटीन है इसके एग्जांपल क्या क्या हो जाते हैं, तो इसका एग्जांपल जो होता है दैट वन इज ऑक्सीजेनिन। ऑक्सीजेनिन जो होता है दैट इज प्रेजेंट इन राइस। चावल आप लोग खाते ही हो, उसमें जो प्रोटीन होता है ऑक्सीजेनिन, वो कैसा प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन। दूसरा जो है दैट इज ग्लूटेनिन, तो ये मौजूद रहता है प्रेजेंट इन व्हीट। कि व्हीट तो जान ही रहे हो, गेहूं में क्या चीज मौजूद रहता है, ग्लूटेनिन। अब जो नेक्स्ट है दैट इज केराटिन। केराटिन के बारे में तो जान ही रहे हो, ये एक तरह का फाइब्रस प्रोटीन भी है। तो केराटिन जो होता है कहाँ मौजूद होता है, अगर आप लोगों को याद हो, प्रेजेंट इन हेयर, नेल, स्किन, हॉर्न, ऊल, फीदर्स एटसेट्रा। तो इन जगहों पर केराटिन मौजूद रहता है। और भी एग्जांपल हो सकते हैं सिंपल प्रोटीन के, एल्बुमिन्स। एल्बुमिन जो होता है वो कहाँ रहता है, प्रेजेंट इन एग। कौन से हिस्से में, येलो या फिर व्हाइट, तो आप लोग जवाब दोगे प्रेजेंट इन एग व्हाइट। तो ये क्लियर होना चाहिए बच्चों, है कि नहीं, कि एग व्हाइट में कौन सा प्रोटीन रहता है, सिंपल प्रोटीन। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि एल्बुमिन जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन का भी एग्जांपल है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है। तो कंजुगेटेड प्रोटीन की बच्चों अगर हम लोग बात करें, तो वैसा प्रोटीन जो कि हाइड्रोलाइसिस के बाद अल्फा अमीनो एसिड तो दे ही, और साथ ही साथ कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी उसमें से निकल जाए। तो यहां पर तो क्लियर है कि वैसा प्रोटीन जिसके स्ट्रक्चर में अल्फा अमीनो एसिड तो होगा ही, क्योंकि प्रोटीन है तो अल्फा अमीनो एसिड रहेगा ही, लेकिन अल्फा अमीनो एसिड के साथ अगर कुछ नॉन प्रोटीनियस पार्ट जैसे कि मेटल आयन हो सकता है, फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू हो सकता है, कुछ शुगर हो सकता है, ऐसा चीज जो कि नॉन प्रोटीनियस पार्ट है, तो वो भी रहे, तो उस तरह के प्रोटीन को बच्चों हम लोग क्या नाम देंगे, कंजुगेटेड प्रोटीन। तो कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर जो वो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज, प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे बोलते हैं, तो कंजुगेटेड प्रोटीन के अंदर अल्फा अमीनो एसिड के साथ साथ जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होता है, उस नॉन प्रोटीनियस पार्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो आप लोग जवाब दोगे कि प्रोस्थेटिक ग्रुप गवर्न द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कंजुगेटेड प्रोटीन। यानी कंजुगेटेड प्रोटीन का क्या बायोलॉजिकल फंक्शन है, उसे कौन गवर्न करता है, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब हम लोग कंजुगेटेड प्रोटीन के अलग अलग एग्जांपल्स को देख लेते हैं। तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं उसका नाम के साथ हम लोग यहाँ नाम और प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ साथ हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला मान लेते हैं ग्लूकोप्रोटीन, आप लोग साथ साथ याद भी करते चले जाओ। तो ग्लूकोप्रोटीन के अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में मौजूद रहता है कोई शुगर वगैरह, शुगर मतलब कोई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, जैसे फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, तो फॉस्फोप्रोटीन के अंदर क्या चीज रहता है, तो फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू। तो कुछ फॉस्फोरिक एसिड रेसिड्यू इसके अंदर मौजूद होता होगा। और भी देखते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन,
तो न्यूक्लियोप्रोटीन का याद भी करते जाओ कि कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके अंदर रहता होगा। तो न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर रहता है सम न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए। उसके बाद जो है न्यूक्लियोप्रोटीन के बाद और भी हो सकता है क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन जो होता है उसमें रहता है कोई कलरिंग मैटर। कोई कलरिंग मैटर जो होता है वो किस तरह से मौजूद रहता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में। मेटलोप्रोटीन। मेटलोप्रोटीन जो होता है उसके अंदर सम मेटल्स रहता है, कुछ कुछ मेटल या मेटल आयन भी हो सकता है। लिपोप्रोटीन होता है, तो लिपोप्रोटीन जो है उसको उसमें क्या चीज मौजूद रहता है। तो लिपोप्रोटीन के अंदर मौजूद रहता है लिपिड्स लाइक एलेसीथीन, THIN, LECI-THIN। ओके, और भी बहुत तरह का ऐसा कंजुगेटेड प्रोटीन हम लोग देखते हैं। अब जो है सबसे लास्ट की अगर हम लोग बात करें, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये डिराइव्ड प्रोटीन है। डिराइव्ड प्रोटीन किसको बोलेंगे? प्रोटीन तो हम लोग जानते हैं अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। बहुत सारा अल्फा अमीनो एसिड जब आपस में कंडेंस होके बहुत ही बड़ा यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, तो उसी मैक्रो मॉलिक्यूल को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? प्रोटीन। अब बड़ा सा प्रोटीन है तो उसे हाइड्रोलाइज करेंगे तो वाजिब है वो अल्फा अमीनो एसिड में एट लास्ट हाइड्रोलाइज होगा, लेकिन एट लास्ट। तो अगर बड़े से प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करे और वो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो बड़ा सा प्रोटीन टूट टूट के छोटा प्रोटीन और छोटा प्रोटीन और छोटा प्रोटीन में टूटेगा कि नहीं? तो ये बड़ा सा प्रोटीन के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद जो ये छोटा 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 प्रोटीन बनता है, उसी छोटे छोटे प्रोटीन को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं? डिराइव्ड प्रोटीन। अब बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं डिराइव्ड प्रोटीन का। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग कोई बड़ा सा प्रोटीन ले लेते हैं, तो इस प्रोटीन का जब हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो प्रोटीन के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद बन जाता है प्रोटियोसिस। PROTEOSIS, दिस इज व्हाट? प्रोटियोसिस। अब इस प्रोटियोसिस का फिर से हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग करें, तो ये और छोटा सा रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस छोटे से रूप को हम लोग बोल देते हैं बच्चों क्या चीज? पेप्टोन्स। तो पेप्टोन्स का फर्दर अगर हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, तो पेप्टोन्स के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद हम लोगों को मिलता है पॉलीपेप्टाइड। ओके, और इस पॉलीपेप्टाइड्स के फर्दर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या चीज बन जाएगा? अल्फा अमीनो एसिड। लेकिन हम लोग देखते हैं डिराइव्ड प्रोटीन को, तो ये मेन प्रोटीन के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद जो ये प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड बना, तो इन्हीं तीनों को हम लोग नाम दे देते हैं क्या चीज? डिराइव्ड प्रोटीन। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड। तो इन चीजों को हम लोग कॉपी में भी नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग देके लिखो सिंपल प्रोटीन, और सिंपल प्रोटीन में आप लोगों को लिखना है सच टाइप ऑफ प्रोटीन, such type of protein that upon hydrolysis, such type of protein that upon hydrolysis give only alpha amino acid as product, give only alpha amino acid as product, are called simple protein, are called simple protein। और वहां पर आप लोग एग्जांपल में ऑक्सीजनिन, ग्लूटेनिन, केराटिन, एल्बुमिन और लास्ट में एटसेट्रा लगा देना। ओके, अब आप लोग हेडिंग देके लिखो कंजुगेटेड प्रोटीन। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? तो वहां पर लिखना such type of protein that upon hydrolysis, such type of protein that upon hydrolysis give some non-proteinous part, some non-proteinous part along with alpha amino acid, some non-proteinous part along with alpha amino acid are called conjugated protein, are called conjugated protein। उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? उसे हम लोग नाम दे देते हैं conjugated protein। ओके, और वहां पर conjugated protein में आप लोग लिखो, लाइन चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट देखे, the non-proteinous part, the non-proteinous part present in, the non-proteinous part present in conjugated protein is called prosthetic group, is called prosthetic group that governs, is called prosthetic group that governs the biological function of, that governs the biological function of conjugated protein, that govern the biological function of conjugated protein। ओके, यहां तक लिखना, और उसमें ये एग्जांपल देकर लिखो। ये सारा एग्जांपल ग्लूकोप्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, ये सारा का सारा एग्जांपल, और लास्ट में एटसेट्रा आप लोग लगा देना। अब हेडिंग देके लिखो डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन क्या होता है?
डिराइव्ड प्रोटीन में लिखना आप लोग सच टाइप ऑफ प्रोटीन दैट इज ऑब्टेन्ड such type of protein that is obtained after partial hydrolysis of main protein, such type of protein that is obtained after partial hydrolysis of main protein, यानी कि मेन प्रोटीन के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद जो प्रोटीन हम लोगों को मिले उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, डिराइव्ड प्रोटीन। जैसे कि मेन प्रोटीन के पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद प्रोटियोसेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स वगैरह जो मिला, ये सब का सब क्या होगा, डिराइव्ड प्रोटीन। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एवरेज मोलर मास अगर आप लोगों से पूछा जाए कि मेन प्रोटीन का ज्यादा होगा या डिराइव्ड प्रोटीन का, तो आप लोग जवाब दोगे डिराइव्ड प्रोटीन का एवरेज मोलर मास बहुत ही कम होता है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग इतना जाने और अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो कि हम लोग 3 या 4 लेवल में देखेंगे, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, तो अगले लेक्चर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिलेगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो अगले लेक्चर को। ओके।